9,987, 88, 89 ये बेकार का सिस्टम भी ना। बड़ी मुश्किल से मैं इस नई दुनिया में आया था और आते ही इस सिस्टम ने मुझसे 10,000 पुशअप्स करवाना शुरू कर दिया। मेरी हालत खराब हो रही थी और मैं बुरी तरह थक चुका था। तभी मेरा एक साथी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वो चिल्लाया कि अवेकनिंग सेरेमनी यानी वो खास रस्म शुरू हो चुकी है जहां हमें अपनी शक्तियां मिलनी है। उसने मुझसे कहा कि अब हमारी बारी आने ही वाली है, इसलिए मैं जल्दी करूं। मैंने उससे बस एक पल मांगा ताकि मैं अपने आखिरी कुछ पुशअप्स पूरे कर सकूं। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे टोकते हुए कहा कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और जरूरी मौका है, हम इसमें देर नहीं कर सकते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त भी मेरा पूरा ध्यान पुशअप्स करने पर कैसे है। मैं बस जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठा रहा था। वहाँ चारों तरफ बस उसी सेरेमनी की बातें हो रही थी। अब तक किसी को भी कोई बहुत ताकतवर कॉम्बैट प्रोफेशन यानी लड़ने वाली शक्ति नहीं मिली थी। मेज या ड्रैगन नाइट जैसी बड़ी क्लास मिलना इतना आसान नहीं होता। हाँ, बरसरकर या असासिन जैसे कुछ रियल प्रोफेशन जरूर कुछ लोगों को मिल चुके थे। मैं देख रहा था कि लोग कितने डरे हुए थे। कोई कह रहा था कि बस उसे लाइफस्टाइल वाला काम ना मिले, चाहे उसे सपोर्ट क्लास ही क्यों न मिल जाए। भीड़ में सब लोग सीनियर सिस्टर मुरुंग लुलियान का इंतजार कर रहे थे। वो हमारे स्कूल की सबसे बड़ी जीनियस मानी जाती थी। कुछ लोग तो उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भी बेताब थे। खैर, मुझे राहत मिली कि हम बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए थे। बस अब हमारी ही बारी थी। मेरा नाम सुचेन है। 7 दिन पहले अर्थ पर एक बहुत भयानक भूकंप आया था और मैं अचानक इस दुनिया में पहुंच गया। यहाँ का नियम है कि जब कोई 18 साल का होता है तो उसे इस सेरेमनी में हिस्सा लेना पड़ता है। यहाँ हजारों तरह के प्रोफेशन होते हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। लड़ने वाले कॉम्बैट प्रोफेशन, मदद करने वाले सपोर्ट प्रोफेशन और रोजमर्रा के काम करने वाले लाइफस्टाइल प्रोफेशन। तभी अचानक एक नाम पुकारा गया, झाओ लू। उसका प्रोफेशन था मेज। ये सुनते ही वहाँ शोर मच गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने सच में मेज की शक्ति हासिल कर ली थी। वो हमारी क्लास की झाओ लू थी। वो अब तक बहुत साधारण सी दिखती थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो सबके लिए किसी देवी जैसी बन गई। तभी मेरे पास खड़े दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या झाओ लू वही लड़की नहीं है जिसे मैं डेट कर रहा हूँ। मुझे याद आया कि हाँ, वो मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। मेरी पुरानी यादों के हिसाब से इस शरीर के पिछले मालिक ने 2 साल तक झाओ लू के पीछे चक्कर काटे थे। जब उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे एक कीमती आर्मर खरीद कर दिया, तब जाकर झाओ लू ने उसकी गर्लफ्रेंड बनने की हाँ भरी थी। अब नजारा बदल चुका था। लोग झाओ लू के पीछे पागल हो रहे थे। कोई उसे रात के खाने पर बुला रहा था तो कोई उसके साथ अपनी टीम बनाना चाहता था। झाओ लू के चेहरे पर एक अलग ही घमंड था। वो आगे बढ़ी और वहाँ खड़े झोंगलेई नाम के एक लड़के से कहा कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है। मैं हैरान होकर देख रहा था। तभी मैं उसके सामने पहुँचा। उसने लिस्ट में मेरा नाम देखा और बिना किसी भावना के बोल दी कि वो मुझसे भी ब्रेकअप कर रही है। मुझे समझ नहीं आया कि वो ये सब इतनी आसानी से कैसे कर रही थी। पास खड़े एक लड़के ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक सिंह की तरह सब कुछ लुटाने के बाद भी मुझे आखिर में कुछ नहीं मिला। तभी वहाँ लिंगशाओ नाम का एक लड़का आया। उसने गनस्लिंगर का प्रोफेशन हासिल किया था। ये भी एक बहुत ताकतवर कॉम्बैट क्लास होती है। उसने झाओ लू को एक बड़ी दावत पर चलने के लिए कहा और झाओ लू तुरंत मान गई। लिंगशाओ ने मेरी तरफ बहुत घटिया नजरों से देखा। उसने मुझसे कहा कि उसे चाय पिलाने और छोटे मोटे काम करने के लिए किसी नौकर की जरूरत है और पूछा कि क्या मैं उनके लिए ये काम करना चाहूँगा। उसे इतनी बुरी तरह मेरा मजाक उड़ाते देख मेरे साथी को गुस्सा आ गया और उसने उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। अभी मेरी बारी नहीं आई थी और ये लिंगशाओ अपनी बकवास बंद ही नहीं कर रहा था। मेरे दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि वो मेरा मजाक उड़ाना बंद करे वरना उसे बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन उसने एक न सुनी। उसने बड़े घमंड से कहा कि हमारे स्कूल के सिर्फ 20% लोग ही लड़ने वाली कॉम्बैट क्लास हासिल कर पाते हैं और वो भी ज्यादातर उसके जैसे अमीर लोग होते हैं जो बचपन से ही खास दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लेते आए हैं। उसने हम जैसे आम लोगों को कचरा क्लास मिलने की बात कहकर बुरी तरह नीचा दिखाया। तभी मेरा नाम पुकारा गया, अगला सुचेन। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई थी। मैंने ली लिंगशाओ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि बस थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे अपने घुटनों पर बिठाकर मास्टर बुलवाऊंगा। मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आया था तो जाहिर है कि मुझे कोई बहुत बड़ी और महान शक्ति मिलने वाली थी। मुझे खुद पर पूरा यकीन था कि मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। टेस्टिंग शुरू हुई। दिन मैं पूरी तरह तैयार था। मुझे लगा अब मैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या
चीज हूँ। लेकिन तभी आवाज आई, सुचें अवेकन क्लास। कोई नहीं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये क्या हो रहा था? वहाँ मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कोई चिल्लाया कि ये कितना बेकार इंसान है, इसे तो कोई क्लास ही नहीं मिली। किसी ने आज तक ऐसा नहीं सुना था कि कोई अवेकनिंग में फेल हो जाए। लोग मुझे दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी कहने लगे। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि कम से कम कोई छोटी मोटी शक्ति तो दे देते, आखिर मैं एक ट्रैवलर हूँ। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और घने काले बादल छा गए। मुझे लगा कि शायद ये मेरे फेल होने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अंदर छिपी किसी असली और बड़ी शक्ति के जागने की वजह से हो रहा है। मैं फिर से खुश हो गया कि अब मेरा असली जलवा दिखेगा। मैंने ली लिंगशाओ की तरफ पलटकर बड़े टशन में कहा कि अब तू मुझे अपना डैडी बुला सकता है। लेकिन मेरी खुशी बस कुछ पलों की थी। अचानक वहाँ चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। भागो, यहाँ मॉन्स्टर आ गया है। आसमान में जो हो रहा था वो मेरी शक्ति नहीं थी, वो एक मॉन्स्टर का हमला था। पूरे स्कूल में लेवल 1 का इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया। खबर आई कि एक मैजिक ड्रैगन ने हमला कर दिया है। सबको तुरंत छिपने की जगह ढूंढने के लिए कहा गया। बताया गया कि वो ड्रैगन कम से कम बी रैंक का है और हमारे डी रैंक के योद्धाओं की उसके सामने कोई औकात नहीं थी। सब डरे हुए थे और सीनियर सिस्टर मुरोंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही उस ड्रैगन को रोक सकती थी। मेरे दोस्त ने जोर से चिल्लाकर मुझसे वहाँ से भागने को कहा। उधर ली लिंगशाओ मुझे एक जोकर समझकर हंस रहा था। उसे लगा मैं अब पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मैंने भागने के बजाय कुछ और ही सोचा। मेरे पास बचने का और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने वहीं जमीन पर लेटकर दोबारा पुशअप्स शुरू कर दिए। 9,991, 9,992। वहाँ से भागते हुए लोग मुझे देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि मैं मौत को सामने देखकर डर के मारे पागल हो गया हूँ। खतरनाक ड्रैगन सामने खड़ा था और मैं जमीन पर पुशअप्स मार रहा था। लेकिन मुझे पता था कि सिस्टम का ये मिशन पूरा करना ही मेरी आखिरी उम्मीद है। 9,999, 10,000। जैसे ही मैंने अपना आखिरी पुशअप पूरा किया, सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, मैंने 10,000 पुशअप्स का लक्ष्य पूरा कर लिया था। इनाम के तौर पर मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मिला और साथ ही पावर पंच नाम की एक नई शक्ति मिली। पावर पंच। मैंने सोचा क्या ये सच में इतना ताकतवर होगा कि मैं उस ड्रैगन का सामना कर सकूं। सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरे पावर पंच की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि मैं उसे कितनी देर तक चार्ज करता हूँ और उस वक्त मुझे कितना गुस्सा आता है। सिस्टम ने मुझे एक ऑफर दिया कि मैं एक बार के लिए 10 साल के चार्ज वाली ताकत का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकता हूँ। सामने वो जानवर जैसा ड्रैगन तबाही मचा रहा था। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने अपना पूरा जोर लगाया और चिल्लाया, पावर पंच। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब धुआं हटा तो वो शैतानी ड्रैगन गायब हो चुका था। वहाँ खड़े लोग चिल्लाने लगे, देखो मुरोंग लुलियान आ गई है। सबको लगा कि सीनियर सिस्टर मुरोंग ने ही एक ही बार में उस ड्रैगन को खत्म कर दिया है। लोग उन्हें देवी मानकर उनके नारे लगाने लगे। उधर मुझे समझ आ गया कि ये पावर पंच तो वाकई कमाल की चीज है। मैंने मन ही मन सिस्टम को थैंक यू बोला और सोचा कि अब मुझे ऐसे और भी मिशन चाहिए। लेकिन मुरोंग लुलियान के चेहरे पर उलझन थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके वार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ड्रैगन को एक बार में मार गिराए। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्हें शक होने लगा कि क्या ये काम मेरा है। तभी हमारे नए प्रिंसिपल अनहुआई जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरे स्कूल की तरफ से मुरोंग को शुक्रिया कहा कि उन्होंने इस संकट से सबको बचा लिया। उन्होंने मुरोंग से गुजारिश की कि वो स्टूडेंट्स के सामने 2 शब्द कहें। मुरोंग अभी भी सोच में डूबी हुई वहीं खड़ी थी। तभी मेरे सिस्टम ने मुझे एक नया टास्क दे दिया। मुझे मुरोंग लुलियान को सबके सामने जोर जोर से 100 बार आई लव यू बोलना था। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, सिस्टम क्या तुम वाकई सीरियस हो? तभी मुरोंग मेरे पास आई और मुझसे मेरा नाम पूछा। उन्होंने मुझसे सीधे सवाल किया कि क्या वो आखिरी बार मैंने किया था। मेरे दिमाग में सिस्टम का टास्क चल रहा था। मैंने गहरी सांस ली और सीधे उनके चेहरे की तरफ देखते हुए जोर से बोला, आई लव यू। सब सन्न रह गए। मुरोंग को लगा मैं कोई बकवास कर रहा हूँ। उन्होंने फिर से ड्रैगन के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने रुकने के बजाय चिल्लाना जारी रखा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। कुछ लोग मुझे पकड़कर वहाँ से खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने अपना चिल्लाना बंद नहीं किया। गार्ड्स मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे और मैं लगातार वही बात दोहराता रहा। झाओ लू ने मुझे देखकर हिकारत से कहा कि मैं एक ऐसा मेढक हूँ जो अपनी औकात भूलकर आसमान के तारों को छूने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाया और फिर ली लिंगशाओ की तरफ मुड़ गई। उसने ली से अपनी जादुई पढ़ाई के लिए कुछ कीमती किताबें मांगी। ली लिंगशाओ ने थोड़ा नखरा दिखाया और कहा कि अभी उनका रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, लेकिन झाओ लू ने तुरंत उसे अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया। ली लिंगशाओ ने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझ जैसा लूजर जो कोई शक्ति तक हासिल नहीं कर पाया, वो भला सीनियर मुरोंग को प्रपोज करने की हिम्मत
हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने कहा कि अगले टेस्ट में मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि 100 बार आई लव यू बोलना तो पुशअप्स करने से भी ज्यादा आसान है। मुझे बस अपना टास्क पूरा करना था। तभी मेरे सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मुझे लगा कि वो कोई 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है। मैंने सहज भाव से उससे पूछा, अंकल क्या आपको कुछ चाहिए? ये सुनते ही वो भड़क गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो सिर्फ 18 साल का है और मैं उसे अंकल कैसे बोल सकता हूँ। मुझे तभी याद आया कि ये लिली है, जो दिखता भले ही बूढ़ा है लेकिन स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता है। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसे अभी $1000 नहीं दिए तो वो मुझे यहीं बर्बाद कर देगा। ये लिली अक्सर इस शरीर के पुराने मालिक से प्रोटेक्शन मनी वसूलने आता था। उस बेचारे की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया और अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा। चाची तो उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। बस उसके चाचा ही थे जो चाची से छिपकर उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते थे। स्कूल में भी हर कोई उसे परेशान करता था और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सब सह लेता था। लिली ने मेरे सामने खड़े होकर धमकी दी कि या तो मैं उसे पैसे दे दूं वरना वो मुझे ऐसा सबक सिखाएगा कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन अब मैं बदल चुका था। मैं एक महान ट्रांसमाइग्रेटर था। मैं भला इन लोगों को खुद को परेशान कैसे करने देता। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस शरीर के पिछले मालिक ने जितनी भी तकलीफें झेली हैं, उन सब का बदला आज मैं इन सब से लेकर रहूंगा। मैंने पूरी कोशिश की और उसे एक घूंसा जड़ दिया। लेकिन ये क्या, शायद मैंने अपने पंच को ठीक से चार्ज नहीं किया था, इसलिए उसकी पावर बहुत कमजोर निकली। मेरा वार खाली जैसा गया। लिली के साथी मुझे देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा कमजोर आदमी हाथ उठाने की हिम्मत कर सकता है। वो बेवकूफ हंसने लगे। उनमें से एक बोला कि लिली एक टैंक वॉरियर बन चुका है और उसके लिए मेरा ये पंच बस एक गुदगुदी जैसा था। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैंने तो कोई क्लास भी अवेकन नहीं की है, तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा। लिली ने गुस्से में कहा कि अगर मैंने उसे $10,000 नहीं दिए तो वो मुझे कुचल देगा। मैंने उससे थोड़ा वक्त मांगा और कहा कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उसने मुझे आधा दिन दिया और कहा कि वो डिनर से पहले मेरे हॉस्टल के कमरे पर मुझसे मिलने आएगा। आधा दिन मेरे लिए काफी था। मुझे सबसे पहले अपना ये टास्क पूरा करना था क्योंकि मुरोंग लुलियान ज्यादा देर तक इस एकेडमी में नहीं रुकने वाली थी। वो वहाँ खड़ी थी और लोग उसे एकेडमी का गर्व और एक महान योद्धा बता रहे थे। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए अपना काम शुरू कर दिया। आई लव यू, आई लव यू। सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे कि ये लड़का फिर से यहाँ आकर पागलों की तरह चिल्लाने क्यों लगा। मैं बस बोलता रहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तभी प्रिंसिपल ने मुरोंग लुलियान से गुजारिश की कि वो आने वाले बड़े मार्शल एग्जाम के लिए बच्चों को अपना कुछ अनुभव बताए। मुरोंग ने बहुत ठंडे अंदाज में कहा कि अगर कोई अनुभव है भी तो वो सिर्फ उनकी पावरफुल क्लास और उनके असली टैलेंट की वजह से है। मैं बीच बीच में चिल्लाता जा रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने मुरोंग से कहा कि वो मेरी बातों का बुरा न माने। उसने बताया कि मैं इस बार अवेकनिंग में फेल हो गया हूँ, इसलिए शायद सदमे की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। जैसे ही मुरोंग ने सुना कि मैंने कोई क्लास हासिल नहीं की है, उनके दिमाग में शक पैदा हुआ। उन्हें लगा कि अगर ये फेल हो गया है तो उस ड्रैगन को मारने वाला हमला इसका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो खुद मुझे चुप कराएंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और आसमान में ऊपर उड़ने लगी। लोग नीचे से चिल्लाने लगे कि वो मुझे इतना ऊपर क्यों ले जा रही हैं? क्या वो मुझे ऊपर से नीचे फेंक देंगी? तब को अचानक एक बात याद आई कि जब मुरोंग लुलियान यहाँ पढ़ती थी तब बड़े बड़े टैलेंटेड छात्र भी उनसे थर-थर कांपते थे। उन्हें सब द ग्रेट डेमन किंग कहते थे। मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर बुरी तरह घबरा गया। मैंने चिल्लाकर पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम जमीन पर गिरने से पहले 50 बार आई लव यू बोल सको तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। और अगले ही पल उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा दम घुटने लगा। मैं तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा था। ये कोई मजाक नहीं था। मैंने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना टास्क पूरा कर रहा हूँ या जान बचाने के लिए उन्हें पुकार रहा हूँ। मैं नीचे गिर रहा था और बस चिल्लाए जा रहा था, आई लव यू, आई लव यू, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, खुद को खुशकिस्मत समझो, अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मुरोंग लुलियान की ये आवाज मेरे कानों में गूंजी और मुझे लगा जैसे मेरी जान में जान आई हो। मैं तो मौत के मुंह से बाल बाल बचकर वापस आया था। मैंने घबराकर उससे पूछा कि क्या वो कोई दानव है। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत से लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। तभी
उसने प्रिंसिपल एन से विदा लेने की बात कही। उसने साफ कह दिया कि ये बी रैंक ड्रैगन का हमला कोई छोटी बात नहीं है और उसे फौरन वापस जाकर अपने टीचर को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। प्रिंसिपल बहुत परेशान थे। वो मुरुंग को रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि जब मुरुंग यहाँ पढ़ती थी तब हमारी एकेडमी टॉप पर थी, लेकिन उसके जाने के बाद से सब कुछ बिगड़ गया है। अब तो तीसरे दर्जे की एकेडमियां भी हमसे आगे निकल गई हैं। उनकी हालत देखकर मुरुंग ने एक मिशन कार्ड निकाला। उसने ऐलान किया कि जो भी इस बार के फ्रेशमैन ट्रायल में पहले नंबर पर आएगा वो उसे एक ऐसी स्किल दिलाएगी जिसे सीखने के लिए किसी खास प्रोफेशन की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर सब दंग रह गए। ऐसी स्किल्स सिर्फ जीनियस लोगों के पास होती हैं और ये बहुत कीमती होती हैं। प्रिंसिपल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब हमारी एकेडमी फिर से नाम कमाएगी। उधर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुरोंग लुलियान कितनी खतरनाक औरत है। उसने मुझे 10,000 मीटर की ऊंचाई से ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई पत्थर हूँ। शुक्र है कि मेरी जुबान तेज चली और मैंने जमीन से टकराने से ठीक पहले 50 बार आई लव यू बोल दिया, वरना आज मेरा खेल खत्म था। लेकिन मुझे अफसोस भी था कि सिस्टम का टास्क पूरा करने के लिए मुझे 100 बार बोलना था और मैं अभी भी 3 बार पीछे रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता वो जा चुकी थी। जैसे ही मैं अपने हॉस्टल पहुंचा, ये अपने गुंडों के साथ वहां पहले से ही मौजूद था। उसने आते ही बड़े रौब से मुझसे पूछा कि क्या मैंने $10,000 का इंतजाम कर लिया। उसे लग रहा था कि मैं अभी भी वही पुराना सुचेन हूँ। मैंने अपना मुक्का तैयार किया और उसे आजमाने का फैसला किया। मुझे समझ आया कि अगर मैं गुस्से में न भी हो तब भी मेरा एक पंच एक नए योद्धा को धूल चटाने के लिए काफी है। और वही हुआ। ली की हालत खराब हो गई। वो घबराकर बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने उससे पूछा कि क्या वो हान मेई को जानता है। उसने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि जब तक वो उसे ढूंढ न ले मेरे सामने दोबारा मत आना। वो बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन स्कूल में सब इकट्ठा हुए। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि आज हमारी जिंदगी का पहला बड़ा ट्रायल शुरू होने वाला है। इसका नतीजा 1 महीने बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर पड़ेगा। हमें कम से कम एक स्टार लेवल तक पहुंचना था। ये ट्रायल कई एकेडमियों के साथ मिलकर होने वाला था। सब लोग मुरोंग के दिए हुए उस खास इनाम के पीछे पागल थे। हर कोई चाहता था कि उसे वो स्किल मिल जाए। सबने 3 से 5 लोगों की टीम बनाना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझ जैसे बिना शक्ति वाले लड़के के साथ कोई भी टीम नहीं बनाना चाहता था। सब मुझे हिकारत से देख रहे थे। तभी जिलांग मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे भी किसी ने अपनी टीम में नहीं लिया। उसने बड़े आराम से कहा कि ऐसा नहीं है, बस वो किसी और के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। इतने में प्रिंसिपल की नजर हम पर पड़ी और उन्होंने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि सुचेन टीम में शामिल होना तो चाहता है पर कोई उसे अपनी टीम में रखना ही नहीं चाहता। सब लोग मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि जिसके पास कोई प्रोफेशन ही नहीं है उसके साथ टीम भला कौन बनाना चाहेगा। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक बोझ था जो दूसरों के काम में रुकावट डालेगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ट्रायल में हिस्सा लेने के बजाय हार मानकर घर चले जाना चाहिए। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास अभी कुछ साबित करने का मौका नहीं था। तभी अचानक आसमान में शोर हुआ। देखो हेलीकॉप्टर। सबकी नजरें ऊपर टिक गई। एक हेलीकॉप्टर से एक लड़का सीधे नीचे कूदा। प्रिंसिपल एन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये लड़का सही समय पर आया है। उन्होंने सबको बताया कि ये फर्स्ट एकेडमी का एक बहुत ही टैलेंटेड छात्र है जो अब हमारी एकेडमी का हिस्सा बनेगा और आज के ट्रायल में हमारे साथ शामिल होगा। उस लड़के ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसका अंदाज शुरुआत में बहुत ही सीधा और सादा था। वो कहने लगा कि वो फर्स्ट एकेडमी का सबसे काबिल छात्र नहीं है, नहीं वो सबसे हैंडसम है और नहीं सबसे अनोखा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि शायद वो यहाँ के सब लोगों से ज्यादा ताकतवर नहीं है और हो सकता है कि वो पहली पोजीशन हासिल न कर पाए। उसकी ये विनम्रता देखकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ और दूसरे छात्र बहुत प्रभावित हुए। सबको लगा कि इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी असली बात कही। उसने बड़े घमंड के साथ अपना नाम बताया, वेई बी हुई। उसने साफ ऐलान कर दिया कि वो मुरोंग लुलियान की वजह से यहाँ आया है और पहली पोजीशन सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। मुझे तभी समझ आया कि वो अब तक बस नाटक कर रहा था। असल में वो बहुत ही घमंडी इंसान था। प्रिंसिपल एन ने वेई बी हुई से कहा कि उसे मेरे साथ टीम बना लेनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं बिना प्रोफेशन वाला हूँ, इसलिए अगर वो मेरे साथ रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। हमें बताया गया कि ये ट्रायल एक नए स्पेशल नोड पर होने वाला था जो हम जैसे नए लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह थी। बाकी सब लोग
जल्दी जल्दी अंदर जाने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरे लोग सारे मॉन्स्टर्स को खत्म न कर दें। वहाँ सिर्फ मैं और जिलान बचे थे। मैंने उससे पूछा, जिलान तुम्हारा प्रोफेशन क्या है और तुम किसी और के साथ टीम क्यों नहीं बनाना चाहते थे? उसने बताया कि वो एक वॉरियर है, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो एक प्रिटी गार्डियन है। मैंने उससे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसका रूप बिल्कुल बदल गया। उसने मुझे चेतावनी दी कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका मन दूसरों पर हमला करने का करता है। उसे देखकर मुझे लगा कि ये लड़का सच में अजीब है, पर मुझे उसे अपना दोस्त बनाकर ही रखना था। थोड़ी देर बाद हम बेबी हुई के पास पहुँचे। हमने उससे कहा कि हम काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने हमें देखते ही झिड़क दिया। उसने साफ कह दिया कि वो कमजोर लोगों के साथ टीम नहीं बनाता और उसे अकेले लड़ना ही पसंद है। फिर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और उसे कुछ याद आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही सुचेन हूँ जिसने सबके सामने बेशर्मी से मुरुंग लुलियान को आई लव यू कहा था। उसके लहजे में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। उसने बड़े गुस्से में कहा कि मुरुंग लुलियान उसके लिए एक देवी की तरह है जिसे वो हासिल करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। वे भी हुई का घमंड सातवें आसमान पर था। उसने मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा कि उसके पास मुरों का कांटेक्ट नंबर होने के बावजूद आज तक उसने उसे एक मैसेज तक करने की हिम्मत नहीं की। उसने बड़े ताव में मुझसे कहा कि मैं उसके प्यार के लायक भी नहीं हूँ। उसने मुझे खुद से दूर रहने की चेतावनी दी और साफ कह दिया कि इस ट्रायल में वो ही पहला नंबर हासिल करेगा और मुरों के नक्शे एकदम पर चलेगा। तभी ली लेई हमारे पास आया। उसने देखा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और जिलांग। उसने हैरानी से पूछा कि हमारी टीम में सिर्फ 2 ही लोग क्यों हैं? मैंने दुख भरे लहजे में उसे बताया कि कोई भी हमारे साथ टीम बनाने को तैयार नहीं है। ये सुनकर ली ले ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे वो अंधे हैं। उसने तुरंत मेरे साथ टीम बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन ली ले की गर्लफ्रेंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चिढ़कर कहा कि सुचेन के पास कोई प्रोफेशन नहीं है। उसने मुझे एक बोझ बताया और कहा कि मेरी वजह से उनका लेवल कभी नहीं बढ़ पाएगा। उसने ली ले को साफ शब्दों में कह दिया कि या तो वो रहेगी या फिर मैं। मुझे लगा कि मामला अब बिगड़ने वाला है, पर ली ले ने पलक झपकते ही फैसला सुना दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही टीम से निकल जाने को कह दिया। उसने बड़े टशन में कहा कि औरतें उसके पंच की रफ्तार कम कर देती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं भी दंग रह गया। अब हम 3 लोगों की टीम बन चुकी थी। ली ले ने मुझसे कहा कि अंदर उसे मेरी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही हम ट्रायल ग्राउंड के अंदर पहुँचे, मुझे हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वहाँ का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला क्योंकि शायद पहले आने वाले लोगों ने उन्हें साफ कर दिया था। हम और गहराई में जाने लगे। तभी सामने घास के मैदान पर हमें 2 जानवर दिखे। वो हमारी किताबों में बताए गए क्रिम्सन पिग डेमन थे। मैंने जिलान से कहा कि वो जाकर उनसे निपटे, पर वो हिचकिचाने लगा। फिर मैंने ली ले से कहा कि वो बॉस है तो उसे जाना चाहिए। ली ले ने भी बहाना बनाया कि वो इतने छोटे मॉन्स्टर को खुद नहीं मारेगा। काफी देर तक हम एक दूसरे को आगे भेजते रहे। आखिरकार ली ले ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वो स्कूल का बुली रहा है तो उसमें लड़ने की काबिलियत तो थी ही। उसने जैसे ही उन पर हमला किया, तभी एक अजीब सी आवाज आने लगी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में वो सुअर जैसे मॉन्स्टर आ गए। मैं सन्न रह गया। तभी ली ले ने एक बहुत बड़ी बात बताई। उसने कहा कि उसके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे अट्रैक्ट डेमन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये था कि वो जब भी किसी एक मॉन्स्टर पर हमला करता है तो पास के उस प्रजाति के सारे मॉन्स्टर उसे मारने के लिए खिंचे चले आते हैं। मुझे तभी समझ आया कि इसने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। हालात खराब होते देख हमने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैंने देखा कि सारे पिग डेमन एक ही दिशा में भागे जा रहे थे। ये मॉन्स्टर यहाँ सबसे कमजोर माने जाते हैं, पर अगर हम सिर्फ भागते रहे और इन्हें नहीं मारा तो हमारा लेवल कभी नहीं बढ़ पाएगा। हजारों की भीड़ हमारी तरफ बढ़ रही थी। जिलांग बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन मैंने मन बना लिया था। मैंने भागना बंद किया और वहीं रुक गया। जिलांग मुझे पीछे हटने के लिए चिढ़ रहा था, लेकिन मैंने अपना चार्जिंग पंच तैयार करना शुरू कर दिया। उधर लीडर बोर्ड पर फर्स्ट एकेडमी के लोग बड़ी तेजी से सबको पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि अब मेरा जलवा दिखाने का समय आ गया है। बाहर लीडर बोर्ड पर क्या चल रहा था उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। वहाँ अलग अलग एकेडमी के प्रिंसिपलों के
के बीच जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। फर्स्ट एकेडमी के छात्र हर तरफ छाए हुए थे और थर्ड एकेडमी का जीनियस शाओ हो दूसरे नंबर पर था। सब लोग मेरे स्कूल यानी सेकंड एकेडमी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमारे पास कोई असली टैलेंट नहीं है और जो वे भी हुई चौथे नंबर पर है वो भी फर्स्ट एकेडमी से ही आया है। थर्ड एकेडमी के प्रिंसिपल हुआंग लिन तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस साल का सारा बजट उनकी एकेडमी को मिलना चाहिए क्योंकि सेकंड एकेडमी अब पूरी तरह पिछड़ चुकी है। प्रिंसिपल एन चुप थे पर उन्हें यकीन था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हुआंग लिन को लग रहा था कि नतीजे साफ हो चुके हैं और जीनियस बच्चे अपनी बढ़त बनाए रखेंगे। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। लीडर बोर्ड पर पहले नंबर पर एक नाम चमका, सुचेन यानी मेरा नाम, और मेरे पॉइंट्स सीधे 98 पर पहुंच गए थे। बाहर मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। किसी ने आज तक सुचेन का नाम नहीं सुना था। सबको लगा कि शायद सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। आखिर बिना किसी प्रोफेशन वाला लड़का पहले नंबर पर कैसे आ सकता था। हुआंग लिन चिल्लाने लगे कि ये पक्का कोई एरर है, लेकिन प्रिंसिपल एन अब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब झेलना सीखो क्योंकि मेरा स्कूल नंबर 1 बन चुका था। वहाँ के एआई सिस्टम पर सबको भरोसा था क्योंकि वो कभी गलती नहीं करता था। कुछ लोग जांच करने के लिए भागने लगे पर सच सबके सामने था। उधर ट्रायल ग्राउंड के अंदर जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था। हजारों की तादाद में आए उन सुअरों जैसे मॉन्स्टर्स के सामने मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर बस एक मुक्का मारा। वो मेरा चार्जिंग पंच था और अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने मौजूद वो सारे के सारे क्रिम्सन पिग डेमन एक साथ ढेर हो गए। वो पूरा इलाका एक ही झटके में साफ हो गया था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मैं अब लेवल 1 स्टार पर पहुंच चुका था। मुझे बताया गया कि मैं अब एक 1 स्टार प्रोफेशन बन गया हूं, लेकिन क्योंकि मैंने नो क्लास यानी बिना किसी प्रोफेशन के शुरुआत की थी, इसलिए मुझे अपने अंदर कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि क्या सच में मैं कुछ अलग बन गया हूँ। इतने में दूर कहीं 2 रहस्यमयी लोग छिपे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि उनकी पावर लेवल 1 स्टार से काफी ज्यादा है और इस ट्रायल ग्राउंड में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें इन कमजोर मॉन्स्टर्स से कोई मतलब नहीं था। वो किसी पुराने रहस्य और किसी खास चीज की तलाश में यहाँ आए थे। उन्हें यकीन था कि हजारों साल पहले यहाँ कोई आया था और वो जगह यहीं कहीं आसपास है। मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ट्रायल ग्राउंड के किसी कोने में 2 घुसपैठिए कुछ बहुत खतरनाक कर रहे थे। वो जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई थी। जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया वहाँ बहुत तेज आवाज होने लगी और पूरा माहौल बदलने लगा। उन लोगों ने गलती से उस जगह की शक्ति को सक्रिय कर दिया था जिससे वहाँ के मॉन्स्टर्स की ताकत अचानक बढ़ गई। वो जगह 1 स्टार ट्रायल ग्राउंड से बदलकर सीधे 2 स्टार बन गई थी। उधर मैं ली लेई और जिलांग काफी देर से पैदल चल रहे थे। ली लेई को लग रहा था कि ये ट्रायल बहुत आसान है क्योंकि हमें काफी देर से एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। मुझे पता था कि मेरे पिछले हमले ने उस इलाके के सारे रेड पिग्स का सफाया कर दिया था, इसलिए अब हमें और गहराई में जाना था। तभी हमें हेलमेटेड चिकन नाम का एक मॉन्स्टर दिखा। ये 1 स्टार लेवल का था और उन सुअरों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जिलांग ने चेतावनी दी कि हमें सावधान रहना होगा। हमें मॉन्स्टर्स ढूंढते हुए आधा घंटा बीत चुका था। इतने में वहाँ झांग युए नाम की एक लड़की आई। उसने ली लेई को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ली लेई में ताकत तो है पर वो सुचेन जैसे बोझ को अपने साथ क्यों घसीट रहा है। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो आया पर मैं शांत रहा। ली लेई ने मुझसे कहा कि मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरा चार्जिंग पंच अभी कूल डाउन पर था और उस पल मैं खुद को एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा था। मैंने जिलांग से आगे बढ़ने को कहा पर उसने भी मना कर दिया। ली लेई खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा पर मैंने उसे रोक दिया। मुझे पता था कि उसकी खास शक्ति की वजह से अगर वो गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। तभी झांग युए ने हमें बेकार और निकम्मा कहकर हमारा अपमान किया। उसी पल वहाँ थर्ड एकेडमी के छात्रों का एक बड़ा झुंड पहुँचा। उनका नेतृत्व हुआंग कान कर रहा था जो वहाँ के प्रिंसिपल हुआंग लिन का बेटा था। उसके साथियों ने चिल्लाकर कहा कि बाकी सब लोग यहाँ से हट जाए क्योंकि हुआंग कान ने ये पूरा इलाका अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। हुआंग कान बहुत घमंडी था और वो किसी की नहीं सुन रहा था। वहाँ खड़ी यू यू नाम की लड़की ने हुआंग कान से मीठी बातें की। हुआंग कान ने लड़कियों को वहाँ रुकने की इजाजत दे दी ताकि वो देख सकें कि एक असली ताकतवर टीम कैसी होती है। उसने बड़े टशन में लड़कियों को अपने नए विला पर आने का न्योता भी दे दिया और कहा कि वहाँ उसके पास एक ऐसी
बिल्ली है जो कलाबाजियां दिखा सकती है। तभी वहाँ कुछ भारी भरकम शरीर वाले योद्धा आए। उन्हें देखकर ली ले की आंखों में चमक आ गई। ली ले की पुरानी टीम की लड़कियों ने उसे ताना मारा कि उसने सु चेन को अपनी टीम में लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि अब हम इस ट्रायल में सबसे आखिरी नंबर पर आएंगे। वांग कान अपनी तलवार लेकर बड़े गर्व से उन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ा। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत नाज था, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, अचानक सब कुछ बदल गया। सामने एक सॉटूथ मॉन्स्टर खड़ा था। उसकी आवाज और उसकी ताकत पहले जैसे मॉन्स्टर्स जैसी नहीं थी। वांग कान के साथियों ने घबराकर चिल्लाया कि ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, ये एक लेवल 2 का सॉटूथ मॉन्स्टर था। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वनस्टार के इलाके में अचानक लेवल 2 का इतना खतरनाक मॉन्स्टर कहां से आ गया। मामला अब सच में बहुत बिगड़ने वाला था। वांग कान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसके साथी गला फाड़कर चिल्ला रहे थे कि यहाँ से भागो, क्योंकि लेवल 2 का मॉन्स्टर संभालना हमारी औकात से बाहर है। वांग कान तो इतना गिरा हुआ इंसान निकला कि जब यू ने घायल हालत में उससे मदद मांगी और उसे साथ ले जाने की भीख मांगी तो उसने उसे झिड़क दिया। उसने साफ कह दिया कि इस वक्त उसे किसी की परवाह नहीं है और वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भागने लगा। यू चिल्लाती रही पर वो कमीना नहीं रुका। तभी वांग कान ने देखा कि वहाँ 2 सॉटूथ मॉन्स्टर आ चुके हैं। उसने घबराकर अपनी जेब से एक चीज निकाली और बोला कि उसके बाप ने उसे सुरक्षा के लिए एक तोहफा दिया है। उसने वो डिब्बी हमारी तरफ फेंक दी। मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन जिलान ने चीखकर मुझसे कहा कि उसे तुरंत फेंक दो। वो एक मॉन्स्टर ल्योर था, यानी एक ऐसी चीज जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचती है। वांग कान हंसते हुए बोला कि ये मॉन्स्टर अब तुम्हारे हुए, मैं इन्हें तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। उस नीच इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए हमें मौत के मुंह में धकेल दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अगर मैं बच गया तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। झांग युए अभी भी वहीं पड़ी चिल्ला रही थी कि हम तीनों निकम्मे और लूजर हैं और हमारा कोई फायदा नहीं है। जिलान आगे बढ़ा और उसने कहा कि वो मॉन्स्टर को रोकेगा और हम वहाँ से भाग जाएं। झांग युए पागलों की तरह लीली को आवाज दे रही थी कि सु चेन की बात मत सुनो और भागो, क्योंकि यहाँ रुकने का मतलब है मौत। उसने मुझे फिर से एक बेरोजगार लूजर कहा। उसकी कड़वी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया ताकि वो चुप हो जाए। लीली ने भी मेरा ही साथ दिया और बोला कि वो खुद उसे बहुत पहले से मारना चाहता था। मैंने जिलांग से कहा कि वो पीछे हट जाए। सॉटूथ मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। झांग युए अभी भी बड़बड़ा रही थी कि सु चेन की कोई औकात नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची। मुझे सिस्टम की वो बात याद आई कि मेरे चार्जिंग पंच की ताकत मेरे गुस्से पर टिकी है। जब मैंने उस सॉटूथ मॉन्स्टर को देखा जिसने मेरे भाई जैसे दोस्त ली ले को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो मेरा खून खौल उठा। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपनी पूरी ताकत अपने मुक्के में समेटी और चिल्लाया, चार्जिंग पंच। एक जबरदस्त धमाका हुआ। अगले ही पल वो 2 स्टार सॉटूथ मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो गया। ली की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया कि मेरे भाई ने एक ही पंच में 2 स्टार मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वांग कान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चिल्लाने लगा कि ये नामुमकिन है, सु चेन के पास इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। उसने खुद को दिलासा देने के लिए कहा कि पक्का उन्होंने मॉन्स्टर को पहले ही घायल कर दिया था और मैंने बस किस्मत के सहारे उसे मार दिया। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। ली की उस खास शक्ति की वजह से और भी बहुत सारे सॉटूथ मॉन्स्टर्स वहाँ खिंचे चले आ रहे थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ आ गया कि वांग कान जैसा मामूली इंसान मुझे उतना गुस्सा नहीं दिला सकता जिसकी मुझे अब जरूरत थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने इतिहास के बारे में सोचने लगा। मैंने उन जुल्मों को याद किया जो हमारे लोगों ने झेले थे। नानजिंग का कत्लेआम, अफीम युद्ध और वो सारी बेइज्जती जो सालों तक हमारे देश ने सही थी। वो नफरत और वो गुस्सा मेरे डीएनए में बसा हुआ था। अब वो गुस्सा मेरे अंदर फटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरे दोस्तों को लगा कि मैंने अपना आपा खो दिया है। जिलांग और ली घबराकर चिल्लाने लगे कि मैं पूरी तरह बेकाबू हो चुका हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे अंदर सदियों की नफरत और गुस्सा उबल रहा था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास बस एक ही मुक्का है जो जिंदगी भर की इस कड़वाहट और नफरत का हिसाब चुकता कर सकता है। मैंने अपने मन में बस एक ही बात दोहराई, अपने देश के सम्मान के लिए लड़ो और इन दुश्मनों को खत्म कर दो। अगले ही पल मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि सब कुछ खत्म हो गया। 2 स्टार मॉन्स्टर्स का वो पूरा झुंड एक ही पल में साफ हो गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना सब करने के बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। ली और जिलांग सन्न रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा बिना प्रोफेशन वाला लड़का 2 स्टार मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को ऐसे खत्म कर सकता है। ये उनके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। जिलांग तो चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने हमला करते वक्त क्या बोला था। उसे
लगने लगा कि क्या मेरा असली प्रोफेशन कोई मेज या जादूगर है। वो मेरी ताकत देखकर बुरी तरह हिल चुका था। उधर बाहर लीडर बोर्ड पर खलबली मची हुई थी। एक वक्त के लिए ये शुआंदियान मुझसे आगे निकल गई थी और मैं फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गया था। थर्ड एकेडमी के प्रिंसिपल हुआंग लिन बहुत खुश थे। वो हमारे प्रिंसिपल अनहुआई जी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि सुचेन की कामयाबी बस एक तुक्का थी। उन्हें लगा कि अब मैं टॉप 10 से भी बाहर हो जाऊंगा। अनहुआई जी बिल्कुल चुप थे और हुआंग लिन अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लीडर बोर्ड पर अचानक मेरा नाम फिर से पहले नंबर पर चमकने लगा। मेरे पॉइंट्स सीधे 208 पर पहुंच गए थे। मैं दूसरे नंबर वाले से इतना आगे निकल गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हुआंग लिन और डीन ली चिल्लाने लगे कि ये नामुमकिन है और ट्रायल में पक्का कोई गड़बड़ हुई है। तभी अचानक पूरे कैंपस में लेवल 1 का अलर्ट गूंज उठा। ट्रायल ग्राउंड में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया था। खबर आई कि स्पेस नॉर्ड अचानक खिसक गया है और 1 स्टार ट्रायल ग्राउंड अब 2 स्टार में बदल चुका है। हुआंग लिन चिल्लाने लगे कि सुचेन की रैंकिंग अब कोई मायने नहीं रखती क्योंकि सिस्टम फेल हो गया है। लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। सारे 1 स्टार मॉन्स्टर्स अब 2 स्टार बन चुके थे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मौत के जाल जैसा था। ली शुआंदियान जैसी जीनियस भी शायद ही वहाँ बच पाती। डीन्स और टीचर्स अंदर जाना चाहते थे लेकिन वो बेबस थे। सिस्टम का नियम था कि अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसका लेवल 1 से कम हो और वहाँ मौजूद सभी योद्धा उस लेवल से काफी ऊपर थे। सबको लगा कि अब अंदर तबाही मचने वाली है। तभी प्रिंसिपल अनहुआई जी ने सबको चुप करा दिया। उन्होंने मेरी तेजी से बढ़ती रैंकिंग की तरफ इशारा किया। उन्होंने समझाया कि सुचेन की रैंकिंग अचानक इतनी ऊपर इसलिए गई क्योंकि उसने अंदर 2 स्टार मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। इतने ज्यादा पॉइंट्स सिर्फ 2 स्टार शिकार से ही मिल सकते थे। हुआंग लिन को यकीन नहीं हो रहा था कि सेकंड एकेडमी से कोई ऐसा खतरनाक स्टूडेंट निकल सकता है। प्रिंसिपल अनहुआई जी को इतना जोश आया कि उन्होंने हुआंग लिन को जोरदार ताना मारा। उन्होंने उसे मजाक मजाक में एक थप्पड़ भी जड़ दिया क्योंकि वो बार बार हमारे स्कूल को नीचा दिखा रहा था। अनहुआई जी ने तो उसे छिपने के लिए अपना जूता तक ऑफर कर दिया ताकि वो अपनी शर्मिंदगी छुपा सके। उस वक्त माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ट्रायल ग्राउंड में पक्का कुछ बहुत बड़ा और गलत हुआ था, वरना यहाँ अचानक 2 स्टार मॉन्स्टर्स कभी नहीं आते। हमें समझ आ गया कि अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना ही बेहतर है। लेकिन मुसीबत ये थी कि बाहर जाने का रास्ता यानी एग्जिट पोर्टल इस जादुई दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर पर था और वो रास्ता अभी बहुत लंबा और मुश्किल था। मेरे सामने 2 आदमी खड़े थे। वो उस विशाल ब्रोंज दरवाजे को नहीं खोल पा रहे थे और चारों तरफ 2 स्टार मॉन्स्टर्स का खतरा मंडरा रहा था। मुझे उनकी बातों से पता चला कि वो असल में रैंक 1 के प्रैक्टिशनर थे जिन्हें किसी यंग मास्टर लू ने बहुत सारा पैसा और कीमती चीजें देकर यहाँ भेजा था। उन्होंने कुछ खास जादुई चीजों का इस्तेमाल करके इस जगह में एंट्री ली थी। लेकिन अब ये जगह रैंक 1 से बदलकर रैंक 2 की बन चुकी थी। मुझे शक हुआ कि क्या इस बदलाव का वास्ता उस चीज से था जिसे वो यंग मास्टर लो ढूंढ रहा था। खैर अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ से निकले कैसे। रास्ता उस ब्रोंज दरवाजे के अंदर था लेकिन उसे खोलने के लिए अब किसी रैंक 2 लेवल के योद्धा की ताकत चाहिए थी। यहाँ इस वक्त रैंक 2 का योद्धा भला कहाँ से मिलता। जब एकेडमी के बड़े बड़े टीचर्स ही अंदर नहीं आ पा रहे थे तो अब हमें खुद के भरोसे ही रहना था। सड़क पर हर जगह 2 स्टार मॉन्स्टर्स थे और ट्रायल के आखिरी हिस्से तक पहुँचना आसान नहीं था। तभी जोरदार आवाजें आई। कोई मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो एक 1 हॉर्न ब्लेजिंग वुल्फ यानी एक सींग वाला जलते हुए भेड़िए जैसा दिखने वाला 2 स्टार मॉन्स्टर था। झाओ लू और उसकी टीम उस पर हमला कर रही थी। उनकी टीम का शार्प शूटर अपनी गन से लगातार गोलियां चला रहा था पर उसकी गोलियों का उस 2 स्टार मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी झाओ लू ने अपनी जादुई शक्ति मदर ऑफ द अर्थ का इस्तेमाल किया और उस भेड़िए को मिट्टी में फंसा दिया। उसकी जादू की ताकत वाकई पहले से बढ़ गई थी। उसने उस मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए रोक दिया था। तभी झाओ लू की नजर मुझ पर पड़ी। उसने बड़ी हिकारत से कहा कि मैं बिना किसी प्रोफेशन के अब तक जिंदा हूँ, ये सिर्फ मेरी खुशकिस्मती है। उसने बड़े घमंड में साफ कह दिया कि अब हमारा रास्ता अलग है। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसके पीछे न आऊं और न ही उससे मदद की उम्मीद रखूं क्योंकि वो मुझे बचाने नहीं आएगी। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो नहीं आया, बस उसकी नासमझी पर हैरानी हुई। मेरे साथ खड़े लोग उसकी ये बातें सुनकर बुरी तरह चिढ़ गए। जिलांग तो यहाँ तक बोल पड़ी कि झाओ लू अंधी है और वो सुचेन के जूतों के बराबर भी नहीं है। उसने गुस्से में झाओ लू को काफी भला बुरा कहा। मुझे अपनी ताकत आजमाने की ज्यादा जल्दी थी। मेरे अंदर जो गुस्सा भरा था मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता था। मैंने अपना चार्जिंग पंच तैयार किया और 2 स्टार मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया। मेरा मुक्का इतना जबरदस्त था कि उन मॉन्स्टर्स के परखच्चे उड़ गए। मेरे साथियों को यकीन
यकीन नहीं हो रहा था कि एक नो क्लास वाला लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी मेरे हाथ में एक 2 स्टार रिंग चमकने लगी। मुझे समझ आया कि मैं अब लगभग 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका हूं। बस एक कदम और मैं रैंक 2 का योद्धा बन जाता। मुझे ये सब देखकर लगा कि लेवल बढ़ाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। लेकिन ली लेई मेरी बात सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसके लिए लेवल बढ़ाना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। 1 स्टार तक पहुंचना तो वाकई आसान काम है, क्योंकि एक बार शक्ति मिल जाए तो शरीर अपने आप उस लेवल के करीब पहुंच जाता है। लेकिन असली पहाड़ तो अब मेरे सामने था। ली लेई ने मुझे समझाया कि 1 स्टार के बाद हर अगला लेवल पार करना हजारों गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी 2 स्टार लेवल तक नहीं पहुंच पाते। इतना ही नहीं, 2 स्टार बनने के लिए एक क्लास एडवांसमेंट ट्रायल यानी एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसी परीक्षा में आधे से ज्यादा लोग छंट जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये परीक्षा होती कैसे है। ली लेई मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। उसने हैरानी से पूछा कि क्या मैंने स्कूल की किताबों में ये सब नहीं पढ़ा। मैंने बात संभालते हुए कह दिया कि मैं तो बस उसका टेस्ट ले रहा था। जिलान ने आगे बढ़कर मुझे सब समझाया। उसने बताया कि हर प्रोफेशन के लिए एक खास स्टार टावर बना होता है। जब कोई अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे उस टावर में जाकर अपनी क्लास की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर वो जीत गया तभी उसका लेवल बढ़ता है। लेकिन ये टावर इतने खतरनाक होते हैं कि हर साल न जाने कितने जीनियस बच्चे वहाँ अपनी जान गंवा देते हैं। जो बचकर बाहर आते हैं वो भी अक्सर इतनी बुरी तरह घायल होते हैं कि उनका योद्धा बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है। ये सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक शक उठा। मैंने पूछा कि अगर मेरे पास कोई प्रोफेशन ही नहीं है तो मैं किस टावर में जाऊंगा। ली लेई और जिलान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। स्टार टावर तो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी कोई खास क्लास हो। तो क्या मैं बिना किसी ट्रायल के सीधे रैंक बढ़ा सकता हूँ, या फिर इसका मतलब ये था कि मैं कभी 2 स्टार बन ही नहीं पाऊंगा। खैर, अभी सोचने का वक्त नहीं था। हम आगे बढ़े और तभी हमें कुछ ऐसा दिखा जो इस ट्रायल ग्राउंड में बहुत कम देखने को मिलता है। कोई योद्धा अकेले एक 2 स्टार जैगड मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो बिजली की रफ्तार से हमला कर रही थी और अचानक गायब होकर मॉन्स्टर के पीछे से वार करती। लेकिन 1 स्टार होने की वजह से उसके हमले उस 2 स्टार मॉन्स्टर को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट एकेडमी की सबसे बड़ी जीनियस ली शुआंगयान थी। उसका प्रोफेशन शैडो असासिन था। ये वही क्लास थी जो कभी इंसानों के 9 सबसे महान योद्धाओं में से एक के पास थी। लोग उसे अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे थे। उसे लड़ते देख सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन जिलान से रहा नहीं गया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कह दिया कि मेरा भाई सुचेन तो 2 स्टार मॉन्स्टर को एक ही झटके में ढेर कर सकता है। ये सुनते ही वहाँ खड़े लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि हम शराब पीकर आए हैं या हमारा दिमाग ठिकाने नहीं है। कोई हमें पागल कह रहा था तो कोई हमारा मजाक उड़ा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो जीनियस लड़की ऐसा नहीं कर पा रही तो मुझ जैसा बिना क्लास वाला लड़का क्या कर पाएगा। ली लेई को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो चाहता था कि मैं अभी अपना जलवा दिखाकर सबकी बोलती बंद कर दूं, लेकिन मैंने उसे शांत रहने को कहा। मैं जानता था कि अभी लो प्रोफाइल रहना ही मेरे लिए बेहतर है। सही वक्त आने पर सबको पता चल ही जाएगा। शाओ हो बड़े घमंड में मेरी तरफ बढ़ा। उसे अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा नाज था। उसने चिल्लाकर मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि वो कौन है। उसे बुरा लगा था कि हम उसे बेकार कह रहे थे। उसने बड़े गर्व से कहा कि वो 3rd एकेडमी का सबसे बड़ा टैलेंट है और उसकी ताकत ली शुआंगयान के बाद दूसरे नंबर पर आती है। उसने साफ कह दिया कि जब वो खुद एक 2 स्टार मॉन्स्टर से सिर्फ बचकर निकल पाता है तो मेरा उसे हराना तो बस एक सपना ही है। उसने यहाँ तक शर्त लगा दी कि अगर मैं सच में जीत गया तो वो मुझे अपना बाप बुलाएगा। तभी जिलान और ली लेई बीच में कूद पड़े। जिलान को लगा कि वो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है तो उसने गुस्से में कह दिया कि वो मेरे पिता को उससे छीनने की कोशिश न करे। शाओ हुओ को समझ ही नहीं आया कि जिलान क्या कह रही है। उसे लगा हम सब पागल हो चुके हैं। मैंने ली लेई से कहा कि वो फालतू बातें बंद करे क्योंकि मैं उसका बाप नहीं बनने वाला। तभी अचानक पूरे इलाके में चेतावनी गूंज उठी और भी सॉटूथ मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे। हमें तुरंत फिनिश लाइन की तरफ भागने के लिए कहा गया। ये शुआंगयान 2 स्टार मॉन्स्टर्स के बीच फंसी हुई थी। वो चिल्लाई कि उसने किसी तरह एक को तो रोक लिया है पर दूसरा हाथ से निकल रहा है। शाओ हो की सिट्टी पिट्टी गुम थी पर वो अभी भी दिखावा कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि ये मॉन्स्टर्स आ गए, वरना वो अभी मुझे सबक सिखा देता। ली शुआंगयान ने मदद के लिए पुकारा। ली लेई और जिलान ने मौके का फायदा उठाया और शाओ हो को उकसाने लगे।